अंदर पिछली क्लास में हमने ईथर की डेफिनेशन पढ़ ली थी, ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और हम ईथर का नामकरण पढ़ रहे थे। नामकरण के भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ा दिए थे, बाकी हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में डेफिनेशन पढ़ ली थी। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो ईथर क्या होते हैं, तो ईथर की डेफिनेशन होती है कि जब किसी द्विसंयोजित ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल अथवा एरिल समूह से पूर्ण की जाती हैं तो जो प्राप्त यौगिक होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ईथर। तो ईथर का फार्मूला भी ये होता है। सामान्य ईथर को ROR से दर्शाते हैं, जिसमें ये R का मतलब कोई कार्बन वाला समूह होगा और इस R का मतलब भी कोई कार्बन वाला समूह है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो ईथर को दो वर्गों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है ईथर का, दो प्रकार का। एक होता है सम्मित ईथर और दूसरा होता है आपके यहां पे असम्मित ईथर। असम्मित ईथर, सम्मित ईथर में क्या होता है कि जो द्विसंयोजित ऑक्सीजन है उससे दोनों समूह समान होने चाहिए, जुड़ने वाले दोनों समूह क्या होने चाहिए, समान। अर्थात ये एल्किल समूह है, दूसरा ये एल्किल समूह है, तो दोनों क्या होने चाहिए, समान। अर्थात R और R' दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो उस प्रकार के ईथर को हम क्या बोलेंगे, सम्मित ईथर। और अगर ऐसा नहीं है, अर्थात द्विसंयोजित ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर जुड़े हुए एल्किल समूह अर्थात R और R' दोनों बराबर नहीं है, तो वो क्या होंगे, आपके यहाँ पे असम्मित ईथर होंगे। ईथर का क्लासिफिकेशन भी बड़ा सिंपल है कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सम्मित और असम्मित। सम्मित ईथर में दोनों एल्किल समूह क्या होंगे, समान, और असम्मित में दोनों एल्किल समूह अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे मैंने लिया CH3OCH3, अर्थात इधर भी मैथिल है, इधर भी कौन है, मैथिल, समान समूह है, सम्मित ईथर है। अगर मान लो इधर लिखा हुआ है C2H5, इधर लिखा है OC2H5, तो ये भी क्या है, सम्मित ईथर। अगर मान लो इधर लगा हुआ है बेंजीन वाले ऑक्सीजन, इधर भी कौन लगा हुआ है, बेंजीन वाले, तो यहाँ पे जो ये बना है ये भी क्या है, सम्मित ईथर है। अगर हम इधर बात करते हैं, इधर CH3 लिखा हुआ है ऑक्सीजन और इधर C2H5 लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों समूह क्या है, अलग अलग है। मान लो इधर CH3 लिखा हुआ है, इधर ऑक्सीजन लिखा हुआ है और यहाँ पे बेंजीन वाले बनी हुई है, इसका मतलब ये भी दोनों क्या है, अलग अलग समूह है, असम्मित ईथर है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5O और इधर लिखा हुआ है आपके यहाँ पे बेंजीन वाले, तो ये भी क्या है, असम्मित ईथर है। क्लियर है। बात करते हैं हम इसके नामकरण की, तो जो सम्मित ईथर होते हैं उन, देखो नामकरण की दो विधियां होती हैं। नामकरण की कितनी विधियां हैं, दो। एक है सामान्य नामकरण विधि और दूसरा है आपके यहाँ पे IUPAC नामकरण विधि। सामान्य और IUPAC। सामान्य विधि में क्या होता है कि सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है, उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। और IUPAC नामकरण का तो एक सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखिए, उसके बाद आप लोगों को मूल शब्द लिखना है, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। फॉर्मूला होता है, IUPAC नामकरण पढ़ाया है हमने। अब देखेंगे, अगर मैं सामान्य नाम की बात करता हूं तो अगर दोनों एल्किल समूह समान हैं तो दो एल्किल समूह समान होने के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, डाई। क्या यूज किया जाता है, डाई। तो ये हो जाएगा डाई, और एल्किल है तो एल्किल, डाई एल्किल, और कौन है, ईथर, डाई एल्किल ईथर। समझ पा रहे हैं आप। इधर क्या हो जाएंगे, दोनों एल्किल समूह क्या है, अलग अलग, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, एल्किल ईथर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य नाम। अब ये कौन सा एल्किल पहले लिखेंगे, कौन सा एल्किल बाद में लिखेंगे, ये लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से। अर्थात दोनों एल्किल समूह में दो एल्किल समूह समान है या फिर अलग है, उसके बारे में लिखा जाता है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे चल करके।
उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये मेथिल लिखा हुआ है, ये भी मेथिल लिखा हुआ है, दोनों समान है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल, डाई मेथिल और ईथर, डाई मेथिल ईथर। और इसका हो जाएगा मेथिल एथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल एथिल। तो मेथिल पहले आएगा या फिर एथिल पहले आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले एथिल आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, मेथिल और ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा मेथिल, इसको बोलते हैं फेनिल, तो मेथिल पहले आता है या फेनिल? तो मेथिल पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। ये कौन है? फेनिल। ये भी कौन है? फेनिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल ईथर। और इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल, एथिल फेनिल ईथर। और अगर मैं बात करता हूं तो इसका एक फेमस नाम होता है जिसे बोलते हैं एनीसॉल। क्या होता है भैया? एनीसॉल। और इसका जो फेमस नाम होता है वो होता है फेनिटॉल, फेनिटॉल। इसका क्या होता है? एनीसॉल, और इसका नाम क्या होता है? फेनिटॉल। ये इसके कौन से नाम हैं? फेमस नाम है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमने बात किया एक ये ले लिया CH3C, CH3, CH3O, CH3, करके देखिए आप लोग। तो चेक किया होगा आप लोगों ने, ये क्या है? ये एक समूह है, ये एक समूह है, इसको बोला जाता है मेथिल। ये आपका कौन है? 4 कार्बन का है, इसे बोलते हैं टी ब्यूटिल, टी ब्यूटिल। और ये क्या है? मेथिल, टी ब्यूटिल। और ये कौन है? मेथिल। अब ध्यान से देखिए, टी ब्यूटिल और ये मेथिल, मैं आपको एक स्टार डाल के पॉइंट लिखवा देता हूं कि जो आपका सामान्य नामकरण है और नामकरण का जो ये नियम है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, इसमें नॉर्मल का N, सेकेंडरी द्वितीयक जो समूह होता है सेकेंडरी का S, और टर्सरी का जो T है उसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं लिए जाते, अर्थात यहां पे टी को काम में नहीं लेंगे, डायरेक्ट किससे या देखेंगे? बी से। यहां तो मेथिल है ही, लेकिन 2 शब्द होते हैं, जैसे आइसो है, एक क्या है? आइसो, और एक कौन है? नियो। इन दोनों में अगर आइसो है और नियो है तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल किया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या किया गया बच्चा? शामिल किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ये टी ब्यूटिल है तो टी को काम में लेंगे, बी आया है, यहां पे एम है तो बी पहले लिखेंगे या एम पहले लिखेंगे? तो बताइए आप लोग। तो मुझे लगता है बी पहले लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा टी ब्यूटिल मेथिल ईथर, टी ब्यूटिल मेथिल ईथर, आसान नाम है। उसके बाद अगर हमने ये लिखा है CH3CH, CH3O, CH3, तो ये मेथिल है, ये आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल। और ये क्या है? मेथिल। तो बताइए एम पहले आएगा कि आई पहले आएगा? आई आएगा, तो आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये इसके सामान्य नाम है। कौन से नाम है? सामान्य। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O CH3, इसको क्या बोलते हैं? इस समूह को वाइनिल, और इसको क्या बोलते हैं? मेथिल। तो बताइए एम पहले आएगा कि वी पहले आएगा? तो आप लोगों को पता होता है कि एम पहले आएगा, तो ये आएगा मेथिल वाइनिल ईथर, मेथिल वाइनिल ईथर। समझ पा रहे हैं आप लोग? मेथिल वाइनिल ईथर। तो इस प्रकार से हम इनका क्या लिख सकते हैं? सामान्य नाम लिख सकते हैं। तो सामान्य नामकरण अपना यहीं पे हो गया। अब हम IUPAC नामकरण की बात करते हैं। तो IUPAC नामकरण का एक सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था। क्या होता है? सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न, फिर लिखा जाता है मूल शब्द,
फिर लिखा जाता है आपके यहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न, फिर लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। इस तरीके से आप लोग नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम जिनके नाम सामान्य नाम है उनको मिटा देते हैं, आईयूपीएसी लिखेंगे अब इनका। पढ़ चुके हैं बेसिकली इनको, लेकिन फिर भी हम रिवाइज के लिए चैप्टर को जब एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ ही लें, अच्छा महसूस होगा, के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। पॉज करके नोट करना, पॉज करके नोट करना है आप लोगों को, आप कर सकते हैं। पॉज करके नोट करना सभी विद्यार्थी, आप कर सकते हैं। ये इनके सामान्य नाम है जो मैंने अभी मिटा रहे हैं। अब हम इनका पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। मान लीजिए कि मैंने जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है वो ये वाली बना दी, अर्थात इसमें कोई ज्यादा कार्बन है, इसमें क्या है, ज्यादा कार्बन है। तो ये जो बचा हुआ समूह है वो अपना कौन हो जाएगा, पूर्वलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वलग्न। तो ऐसे समूह को, आरओ समूह को बोला जाता है एल्कोक्सी समूह। क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। और एक जितने भी कार्बन है, किन्हीं भी कार्बनों का एक एल्केन होगा तो एल्कोक्सी एल्केन इनका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन जो नाम है वो किसका नाम होता है, ईथरों का नाम है। बेसिकली यहां भी हम अगर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इधर चुन लेते हैं तो ये क्या बनेगा, वही एल्कोक्सी एल्केन ही बनेंगे। अर्थात आईयूपीएसी नाम में सम्मित असम्मित इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहां पे एक कार्बन की बनी है। ये जो समूह है वो है आपका मेथॉक्सी। तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी एक कार्बन का एल्केन है तो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो जाएगा भैया, मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड की तो दो कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी, एक और एक, दो। ठीक है, ये जो समूह है ये अपना प्रतिस्थापी बन जाएगा, अर्थात पूर्वलग्न बन जाएगा। इसको बोला जाता है मेथॉक्सी। क्या बनेगा, मेथॉक्सी। और दो कार्बन के एल्केन को बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। क्लियर है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें तो इधर एक कार्बन की, इधर 6 कार्बन की है। लेकिन आईयूपीएसी ने बेंजीन जो कंपाउंड होता है उसको आईयूपीएसी ने स्वीकार किया हुआ है, अर्थात ये तो बेंजीन हो गई, ये मेथॉक्सी हो गया। तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथॉक्सी बेंजीन। क्या होता है, मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है। ये क्या है, एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है, जिसको फेमस नाम क्या है, फेनिटॉल है। अगर हम यहां बात करें तो ये फेनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। ये क्या है, फेनॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन। तो ये हो जाएगा फेनॉक्सी बेंजीन। फेनॉक्सी बेंजीन। किसी भी एक को मुख्य बेंजीन मान लो और दूसरे को उसका बेंजीन का ऑक्साइड अर्थात फिनॉक्सी मान लो। उसके बाद अगर हम यहां बात करें तो इधर दो कार्बन की श्रृंखला बनी है, ये एथॉक्सी बन जाएगा। तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दो कार्बन की बनेगी, एक और एक, दो। ये क्या बन गया, मेथॉक्सी। तो ये क्या है, मेथॉक्सी। और दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ। डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन। एक और दो के बीच में तो एथ, वन इन। तो ये क्या बन गया, मेथॉक्सी एथीन। मेथॉक्सी एथीन इसका नाम हो गया। अगर हम इसका आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं तो इसमें भी क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है।
तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 की बनेगी, वो मैंने ये चुन ली है। 3 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुन ली है। ये 1 कार्बन रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, एक प्रतिस्थापी ये रहा, एक प्रतिस्थापी ये रहा, 2 है। इसका नाम होता है मेथिल। इसका नाम क्या होता है? मेथिल। और इसका नाम होता है मेथॉक्सी। तो देखो M इसमें भी आ रहा है, M इसमें भी आ रहा है। किसको पहले लिखें नहीं पता चल रहा। E दोनों समान है। T H ये Y है, ये O है। तो बताइए O पहले आता है कि Y पहले आता है? तो मैंने तो पढ़ा है कि O पहले आता है, आपने भी पढ़ा होगा O पहले आता है। तो क्या हो जाएगा? 2 पर क्या है? मेथॉक्सी। तो 2 मेथॉक्सी और 2 कौन मेथिल, दोनों पर 2 पर ही आ रहा है। 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल और 3 कार्बन का एल्केन है, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। आसान है। 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इसमें क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे 3 कार्बन की, 1 2 और ये 3। ये कौन सा समूह है? मेथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा आपके यहां पे मेथॉक्सी। कहां पे है? 2 पे। तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? IUPAC नामकरण इस प्रकार से किया जाएगा, मैंने आपको इसके बारे में समझा ही दिया है। आसान है। अगर आप और डिटेल से समझते हैं तो IUPAC नामकरण का एक अलग से लेक्चर है GOC के अंतर्गत, आप वहां से देख सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर के बाद हम पढ़ते हैं समाव्यवस्था, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो सभी को पता है कि आइसोमेरिज्म, पॉज करके नोट करिएगा, आइसोमेरिज्म मतलब समाव्यवस्था। तो ऐसा कहते हैं कि 2 यौगिक या 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न हो एक दूसरे के, क्या कहलाते हैं?